नमस्कार बच्चों, एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत है। मैं हूं कृष्णा परिहार और आज की वीडियो में मैं पढ़ाने जा रहा हूं वेक्टर और 3D का एक कंबाइंड मिक्सचर, जिससे आपके दो चैप्टर बड़े बढ़िया से होने वाले हैं। एक तो मैथमेटिक्स का आधे से ज्यादा वेक्टर एक छोटी सी वीडियो में आपको ढंग से समझ में आ जाएगा फील के साथ। दूसरा, आप वेक्टर में भी जो भी लॉ याद करते हुए आए हैं, ट्राइंगल लॉ और दूसरे लॉ, उन सब लॉ का कैसे जन्म हुआ होगा, कैसे हम मैग्नीट्यूड वेक्टर का निकाल पाते होंगे, कैसे रिजल्टेंट निकाल पाते होंगे, ये सारी की सारी चीजें 3D के साथ, मैथमेटिक्स के 3D के साथ रेट करके फील के साथ समझाऊंगा। इसीलिए आप बड़ी गौर से एंड तक पूरी वीडियो को देखें, नोट्स बनाने के साथ साथ। ठीक, तो यहां से मैं स्टार्ट करता हूं। पहले मैं आपको बता दूं कि वेक्टर के बारे में कुछ चीजें 3D से पहले भी रिलेट करके बता चुका हूं। जैसे कि मैंने आपसे कहा है कि ये अगर मैं कोऑर्डिनेट प्लेन बनाऊं तो ऐसे करके ये जो बनती है ये कहलाती है आपकी वाई एक्सिस। ठीक, और ये है आपकी एक्स एक्सिस और ये आपकी जेड थी। जेड मतलब इस पर देखो, मैं पेपर पर या कॉपी पर केवल और केवल एक्स और वाई दो ही समझा सकता था अभी तक। ठीक, मैं लेफ्ट टू राइट लिख सकता हूं, अप टू डाउन लिख सकता हूं, लेकिन मैं कॉपी पे कभी भी, कॉपी यहां है और इसके ऊपर यहां हवा में लिख दूं या फिर कॉपी के भीतर लिख दूं, ऐसा कभी नहीं हो पाया है। ठीक, तो मैं ना डेप्थ वाली सेंस रखता हूं ना हाइट वाली सेंस रखता हूं कॉपी में, यहां पे सिर्फ मैं लेफ्ट राइट एंड अप डाउन वाली सेंस रखता हूं। इसीलिए मैंने एक और एक्सिस बनाई हुई है जो आपको डेप्थ वाली सेंस और बताती है और उसको कहते हैं जेड एक्सिस। ठीक, ये एक्चुअली इसके परपेंडिकुलर है, जो आपको ऐसे करके थ्री डायमेंशनली, अब ये कॉपी पे यहां नहीं बना सकते, अब हम किसी दूसरे तरीके से इसको समझाएंगे। लेकिन अगर इसे वेक्टर की भाषा में कहूं तो मैंने कहा था एक्स एक्सिस यानी कि आई कैप, यूनिट वेक्टर अलोंग एक्स डायरेक्शन। इसको आई कैप वेक्टर की भाषा में एक नाम दे दिया। जरूरी नहीं है कि आप आई कैप नाम दें, आप अपनी मर्जी से इनको फेरबदल कर सकते हैं, लेकिन जनरली 90% तक किताबों में एक सा दिया होता है, इसलिए आप ऐसा ही मान के चलें। स्टैंडर्ड फॉर्मूले हैं, सॉरी स्टैंडर्ड तरीके हैं। एक्स को आई कैप की तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है, वाई को जे कैप और जेड को के कैप की तरह से लिख लेते हैं। ठीक, तो ऐसे ही इनकी उल्टी, तो यहां पर ये माइनस के जेड है तो इसको माइनस के कैप लिख लेते हैं, ऐसे ही माइनस के वाई इसको माइनस के जे लिख लेते हैं, ऐसे ही माइनस के एक्स को माइनस के आई लिख लेते हैं। तीन डायरेक्शन में हम ऐसे करके रिप्रेजेंट करते आए हैं। चलो अब इसका और एक तरीका मैंने आपको बताया था। जैसे कि मान लो मैं ओरिजिन से स्टार्ट हो रहा हूं, ठीक, 0,0,0, यहाँ 0,0 के बाद एक और जीरो आ गया, ये क्या बता रहा है, एक्स वाई और जेड के कोऑर्डिनेट। यानी कि मैं अगर जैसे मान लो कि मैं कहां पहुंच गया हूं, एक्स की तरफ 3 चला हूं, ठीक, अब वाई की तरफ 4 चल लिया और जेड की तरफ, अब जेड की तरफ किधर चलता बच्चों, एक्स की तरफ आगे और वाई की तरफ ऊपर, जेड यहां बाहर की तरफ आता और माइनस जेड अंदर की तरफ जाता, तो मैं यहां कहीं बना नहीं पाऊंगा। ऐसे करके यहां कहीं पहुंच गया। जैसे मान लो एक्स की तरफ 3 चल रही है तो ये हो गया 3,0,0। ठीक, ऐसे ही y की तरफ में 4 और चल रही है तो ये हो गया 3,4,0। अब z की तरफ वाला मैं बना नहीं पाता हूं, इसलिए यही कहीं तिरछा लिखे दे रहा हूं। ये है आपका 3,4,5, मतलब मैं z की तरफ और 5 आ गया हूं। ठीक, अब इसे लिखा नहीं पा रहे हैं तो इसलिए हमने कुछ और तरीके बनाए हुए होते हैं इसको रिप्रेजेंट करने के। लेकिन जो काम की बात बता रहा हूं वो समझिए कि अगर मान लीजिए आप o से लेकर के ए बी होते हुए सी पर पहुंच गए हैं, सी कहां पहुंचे हैं, 3,4,5 पर, और मैं ये पूछूं कि ये ओ सी वेक्टर आप लिखना चाह रहे हैं, तो इसका पोजीशन वेक्टर लिखने का मैंने तरीका आपको पहले ही बताया हुआ है। कभी भी दो वेक्टर, दो पॉइंट के बीच में वेक्टर बनाने का तरीका क्या किया है, बताया है मैंने आपको। वहां जहां से जहां देख रहे हो उसके हेड में से टेल घटा दो। ठीक, जैसे मैं ओ से सी की तरफ जा रहा हूं तो सी पे होगा हेड और ओ पे होगा टेल, और सी से ओ आ रहा हूं तो ओ पे होगा हेड और सी पे होगा टेल। ठीक, तो हेड में से टेल घटाना है। जैसे कि मैं ओ से सी जा रहा हूं तो ओ सी वेक्टर लिखूंगा मैं 3-0। ठीक, क्योंकि जो टेल है वहां की कोऑर्डिनेट 0 है, तो 3-0 और एक्स एक्सिस यानी आई कैप की तरफ चला, प्लस लिखूंगा 4-0, ये मैं जे कैप की तरफ चला हूं। ऐसे ही 5-0, ये मैं के कैप की तरफ चला हूं। ऐसे ही करके अगर मैं इसको पोजीशन वेक्टर बनाना चाहता, यहाँ 0-0 तो सीधे सीधे लिख सकते हो 3i + 4j + 5k। ठीक, ये हो गया आपका ओसी वेक्टर। अगर वेक्टर के रूप में लिखना चाहो तो ऐसे लिख गया, और 3D के रूप में लिखना चाहो तो ये लिखे ही है। इसके कोऑर्डिनेट है 0,0,0, इसके कोऑर्डिनेट है 3,4,5। अब सबसे जरूरी चीज क्या है कि जैसे हम 2 डायमेंशन में होते, जैसे मैं मान लो 0,0 से लेकर के 3,4 पर ही चला होता और मैं पूछता आपसे कि बताओ यहां से यहां तक का क्या डिस्टेंस है, तो आप बता पाते 3-0 का स्क्वायर + 4-0 का स्क्वायर और पूरे का अंडर रूट, और ऐसे करके आप इसका डिस्टेंस फॉर्मूला लगा के डिस्टेंस बता देते। लेकिन अब यहां पर 3,4,5 पर पहुंचाऊं 0,0,0 से,
अब यहाँ 3D में कैसे लगाओगे डिस्टेंस फॉर्मूला, अब हम आपको समझाएंगे कि 3D में ये फॉर्मूला कैसे लगता है, कैसे हम कोऑर्डिनेट्स लिखने वाले हैं, ये सब आज की बात हम समझाने वाले हैं। इसीलिए पहले इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। 3D और वेक्टर को इतना शानदार तरीके से रिलेट करूंगा जिससे कि आपको बहुत सारी 12th तक की मैथ और फिजिक्स दोनों इन चैप्टरों में बेसिक कंफ्यूजन दूर हो जाएगी। बाद बाकी कंफ्यूजन आपको क्वेश्चन की प्रैक्टिस के साथ दूर होगी, कोई भी इंसान आपकी ये दूर नहीं कर पाएगा। ठीक, जितने क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे और जितने डाउट आप पूछेंगे, मैंने भी अपने आपके लिए छूट दे रखी है, आप मुझे टेलीग्राम पर सारे डाउट पूछ सकते हैं, लिंक यहाँ तुम्हें सारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगी। कोई भी क्वेश्चन कभी भी तुम्हारे माइंड में आता है डालिए, जब भी मैं उसको चेक करूंगा तुरंत आपको जवाब दूंगा। चलो इसका एक स्क्रीनशॉट लो, फिर आगे की बात करते हैं। 3D को और ढंग से समझने के लिए मेरा कुछ बस नहीं चल रहा, तो मैं क्या कर रहा हूं, मैं बना रहा हूं आपके सामने एक क्यूबॉइड। ठीक, ध्यान से देखते चलें बच्चों क्यूबॉइड को। ठीक है, कैसे बनाऊंगा समझ लेते रहें। क्यूबॉइड बनाने पे ध्यान न दें, क्या मैं उससे करने वाला हूं, जरा इस क्यूबॉइड पे वो ध्यान देना बच्चों। ठीक है, जैसे मैंने ये आपके सामने एक क्यूबॉइड बनाया, अब मैं क्या करने वाला हूं इसमें, इसे कह दे रहा हूं ये जेड एक्सिस जो बाहर की तरफ आई हुई है। ठीक, देखना क्या कर रहा हूं, और ये ऊपर की तरफ आई हुई है, इसे मैंने वाई एक्सिस नाम दे दिया, और ये जो आगे की तरफ जा रही थी इसे मैंने एक्स एक्सिस नाम दे दिया है बच्चों। अब आप समझ गए होंगे कि यहाँ क्या हो चुका है, ये जेड ऐसे बाहर की ओर आ रही है, वाई तो ऐसे नीचे की ओर थी, मैं उसको बना नहीं रहा, एक्स ऐसे नेगेटिव थी, उसको मैं अभी बना नहीं रहा हूँ। ठीक, जेड ये बाहर की तरफ आई हुई, ऐसे इमेजिन करना, ये कमरे में ऐसे बैठ के देख लिया करो, जैसे ये कमरे की यहाँ पे कोना है और ये दीवार ऐसे बाहर की तरफ आई हुई है, वैसे ही ये जेड आ गया। ठीक, और यहाँ मैंने कहा ओरिजिन है तो 0,0,0। ठीक, अब मैं इसके लिए कह सकता हूं x इसकी लंबाई है, अगर यानी कि इधर की तरफ चलते हो तो x चलते हो, ऊपर की तरफ चलते हो तो y चलते हो, आगे की तरफ चलते हो तो z। या फिर मैं कह सकता हूं इस क्यूबॉइड की ये जो लेंथ है वो x है, ऐसे कह दो, और ये जो हाइट है ये y है, और ऐसे ही आगे की तरफ ये चौड़ाई है, इसे कह दो ये z है। ठीक, ऐसे मैंने क्यूब के बारे में अगर कहा, और मैंने कहा ये AO है, और ये पॉइंट A है, ये पॉइंट B है, ये पॉइंट C, ये D, और ये E, और ये F, और ये G, ऐसे करके मैंने कोऑर्डिनेट्स लिख दिए। चलो अब समझते हैं कि क्या हुआ। अब सोचो कि अगर मैं O के बाद A के कोऑर्डिनेट्स लिखना चाहता, O पे ओरिजिन है, तो A की तरफ चलने पर मैं सिर्फ क्या चला हूं, चलो मैं कोऑर्डिनेट इधर लिखता हूं, A के कोऑर्डिनेट्स ध्यान दें। अगर मैं A की तरफ बढ़ रहा हूं तो मैं किस डायरेक्शन में बढ़ रहा हूं, सिर्फ x में, सिर्फ x में, सिर्फ x में। ठीक, तो इसके कोऑर्डिनेट में x कितना है, लंबाई कितनी है x, तो मैं x बढ़ के अगर देखूं तो ये लिखूंगा मैं x, 0,0, क्योंकि y और z की तरफ अभी नहीं बढ़ा हूं। अगर ऐसे ही मैं g के कोऑर्डिनेट लिखना चाहता बच्चों, तो g में मैं ना तो x की तरफ बढ़ा ना z की तरफ आगे बढ़ा हूं, सिर्फ ऊपर बढ़ा हूं, तो इसके कोऑर्डिनेट लिखता 0,y,0। अब सोचो ऐसे ही अगर मैं इस E के लिखना चाहता तो कहां बढ़ रहा हूं, सिर्फ और z में आगे ऐसे, तो सिर्फ और सिर्फ z में बढ़ रहा हूं, तो E के कोऑर्डिनेट लिखता मैं बच्चों 0,0,z। ठीक, और पॉइंट के कोऑर्डिनेट आपके सामने लिखता हूं। अब सोचो मैं B के लिखना चाहूं, B के ऊपर की तरफ चला हूं, तो सोचो पहले तो मैं आगे चला हूं, फिर मैं ऊपर चला हूं, तो अगर मैं B के कोऑर्डिनेट लिखना चाहता हूं तो आगे भी चल दिया हूं यानी x में भी चल दिया हूं, और ऊपर भी चल दिया हूं यानी कि y में भी चल दिया हूं, तो इसके कोऑर्डिनेट क्या हो जाते हैं, x वाला x, ठीक, और y वाला y, और z वाला 0। ठीक, यानी कि मैं पहले कह चुका हूं x लेंथ इधर, y लेंथ ऊपर, और z लेंथ आगे। सोचो अब c के और लिखना चाहता तो मैं यहां कहां पे पहुंच चुका हूं, x, y, और सोचो अब c पे तो आगे आऊंगा ना, c किधर है, दीवार आगे कोई तो है कमरे की, ये वाली दीवार आगे को है c वाली, तो c के कोऑर्डिनेट्स लिखता बच्चों x, y, आगे आया तो z। ठीक, अब सोचो d के लिखना चाहता तो d लिखते समय मैं x की तरफ चल दिया a, और d आगे चल लिया, d आगे चल रही है, तो y नहीं चला हूं, तो सिर्फ d के कोऑर्डिनेट हो जाएंगे क्या बच्चों, x, 0, z। बताओ कितने लिख गए, 1, 2, 3, 4, 5, 6। अब और रह गए आपके पास, f के लिखना चाह रहा हूं जैसे कि मैं, अब सोचो f के कैसे लिखूं, सोचो पहले मैं 0 चलाऊं x की तरफ, y की तरफ चला हूं y। ठीक, अब आगे और आ गया हूं, f किधर है आगे, तो आगे कितना आ गया हूं z, तो f के कोऑर्डिनेट में लिख सकता हूं बच्चों कितने, 0, y, z। ठीक, अब आपके पास क्या बचा यहां, अब आपके पास बचा है O हो गया, एक O और है। ठीक, O है आपका 0,0,0, तो आप सोच लीजिए कि सारे के सारे 8 के 8 वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट लिख गए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 के 8 कोऑर्डिनेट आपने लिख लिए। अब जैसे मैं कहूं कि मैं 0,0,0 से चल करके A पर पहुंच गया हूं, तो मैं बता सकता हूं सिर्फ और सिर्फ मैं कितना डिस्टेंस चला हूं, O से लेके A तक x डिस्टेंस चला हूं।
लेकिन अगर मैं कहूं ओ से लेके सी तक कितना चला हूं, ओ से लेकर के देखो कैसे चलता, मान लो पहले मैं एक्स चला, ठीक, फिर मैं वाई चला, फिर मैं जेड चला, देखो यहां पे आ गया मैं एक्चुअली कहां से, ओ से लेके सी, तो ये पहुंचा मैं ओ से लेके सी। अब सोचो अगर इसका वेक्टर बनाना चाहूं ओ सी वेक्टर, तो ओ सी वेक्टर कैसे बनता, पोजीशन वेक्टर, मैंने आपसे कहा है हेड में से टेल घटाइए, अब हेड कहां है सी पर और टेल कहां है ओ पर, तो हेड में से टेल घटाओ तो ये हो जाएगा एक्स माइनस जीरो आई कैप प्लस वाई माइनस जीरो जे कैप प्लस जेड माइनस जीरो के कैप, या फिर आप लिख सकते हैं ओ सी वेक्टर की वैल्यू एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के। बोलो बच्चों थोड़ा बहुत समझ में आ रहा है वेक्टर लिखना। अब वेक्टर लिखने के साथ हम आपको 3D कैसे रिलेट करा रहे हैं उसे समझने की कोशिश कीजिए। अब आप OC का डिस्टेंस निकालना चाहें, C कहां है x, y, z पर और O कहां है 0, 0, 0 पर, तो 2 पॉइंट के बीच में अगर आप डिस्टेंस निकालना चाह रहे हैं, अब क्या करेंगे, अगर आप सोचो डिस्टेंस निकाल पाए तो क्या OC डिस्टेंस या OC वेक्टर का मैग्नीट्यूड भी निकाल पाए, दो काम एक साथ हो जाते हैं वेक्टर और 3D में, इसीलिए मैं आपको OC निकालना सिखा रहा हूं। तो आप गौर कीजिए, पहले OA चले तो सिर्फ और सिर्फ एक्स चले, अब सोचो कि मैं ए से लेके सी चल लूं, ओ से लेके ए से लेके सी, तो कहां पहुंच गया ओ से लेके सी, ठीक। अब सोचो यहां से लेके यहां तक चले तो आपके पास सिर्फ और सिर्फ एक्स डायरेक्शन में चले हो, लेकिन ए से लेके सी चले हो तो किस डायरेक्शन में चले हो, थोड़ा सा ऊपर और थोड़ा सा आगे, यानी कि सिर्फ अगर कमरे में देखो, ध्यान दें ये कमरे की एक दीवार है जिसमें ये ओरिजिन है और इधर एक्स है, आगे की तरफ जेड है, ऊपर की तरफ वाई है। अब देखो ये कमरे की दीवार होती, आप यहां से शुरू कर रहे हैं, ए यहां पर हुआ इस हिसाब से, सोचो यहां क्या हुआ डी, यहां क्या हुआ सी, ध्यान दें इस कमरे की पूरी दीवार को ऐसे कमरे इमेजिन करें, ये एक दीवार है जो आपका बोर्ड है, ऐसे एक दीवार हो गई, एक दीवार यहां ऐसे हो गई, एक ऊपर से छत हो गई, नीचे से फ्लोर हो गया, देखते चलो अब सुनो। अब यहां से लेके अगर मैं यहां तक चला, सोचो क्या पहुंच गया हूं मैं, ओ से लेकर के ए, यहां से ए पहुंच गया, ठीक। अब सोचो ए से मैं ऊपर की तरफ पहुंचता तो बी पहुंचता और यहां पहुंचता तो सी पहुंचता, देखो मैं यहां पहुंच गया हूं, ध्यान देना अब, ठीक। तो आपके पास एक तो हो गया ये और एक हो गया ये डिस्टेंस ये वाला, सोचो कि इसके साथ ये कितना एंगल बना रहा है, ध्यान देना, ये और ये एक ऐसे चल रहा है, तो इनके बीच में कितना एंगल बनना है, देखो क्या 90 बनना है, ठीक। ये इधर है ये इधर है, तो एक दूसरे के परपेंडिकुलर होगा क्या नहीं, तो ये सोचो ये एंगल कितना हुआ 90 हो गया कि नहीं हो गया। तो आप ये गौर कीजिए AC जो है ये हो गया परपेंडिकुलर और ओ है वो हो गया आपका बेस, तो सोचिए क्या OC जो है क्या वो हाइपोटेन्यूस नहीं हो गया राइट एंगल ट्राइंगल का, बस लगा दीजिए पाइथागोरस थ्योरम, कैसे लगाओगे समझ लीजिए, OA का स्क्वायर प्लस AC का स्क्वायर इज इक्वल टू OC का स्क्वायर, बोलो क्लियर है, ठीक है। चलो अब ध्यान दें OA कितना है, आप इसे लिखेंगे इन दोनों के बीच का अंतर, OA यानी कि A के कोऑर्डिनेट कितने हैं बच्चों x, 0, 0 और 0, 0, 0, यानी कि आप सिर्फ x की तरफ चले हैं तो OA को लिखेंगे x माइनस 0, है कि नहीं, ये डिस्टेंस x माइनस 0 ही है और इसका फिर स्क्वायर लगा दीजिए प्लस कर दीजिए, ठीक। AC अगर आप लिखना चाह रहे हैं तो AC में आप A, 0, 0 से x, y, z तक पहुंचे हैं, सॉरी A कितना है यहाँ पर, A मतलब मैं ध्यान में रख रहा हूँ क्यूब की वजह से, ये क्यूबॉइड है, तो आप x, 0, 0 से x, y, z पर पहुंचे हैं। तो आप गौर कर लीजिए x की तरफ तो आप बिल्कुल भी नहीं चले, आप किधर चले हैं y, z, सोचो यहां से और यहां से यहां, तो एक पॉइंट के कोऑर्डिनेट यहां है 0, 0 और एक के यहां है y, z, थोड़ा सा इमेजिन हुआ, यहां पर है x, 0, 0 और यहां पर है x, y, z, तो देखो x तो बदला नहीं, इधर जाने पर कौन बदल रहा है, y और z बदल रहा है, ठीक। तो आप y और z पर जा रहे हैं, सोचो ये एक डायगोनल है कि नहीं है, ये एक डायगोनल है, ये एक आपके पास डायगोनल है, बोलो समझ में आया कि नहीं। तो अब आप गौर करें यहां से लेके यहां तक, A से लेके B तक, यहां से यहां तक, ये क्या है आपके पास, ये है आपके पास, अगर इसके कोऑर्डिनेट में लिखना चाहूं तो ये है x, y, 0, ठीक। तो ये आपके पास कितनी डिस्टेंस हो गई बच्चों, ये डिस्टेंस हो गई आपके पास कौन सी, AB वाली, अगर AB वाली डिस्टेंस को लिखना चाहो तो ये हो गई आपके पास y माइनस 0, ठीक, AB वाली डिस्टेंस, ठीक। अब सोचो ऐसे BC वाली डिस्टेंस आप लिखना चाहो यहां से लेके यहां तक, तो सिर्फ आगे की तरफ चले हो यानी कि Z की तरफ चले हो तो आप ये डिस्टेंस कहोगे कौन सी वाली, BC वाली डिस्टेंस है आपकी Z माइनस 0, ठीक, यानी कि 0 से Z की तरफ आ गए, तो ये डिफरेंस हो गया BC का और ये डिफरेंस हो गया आपका AB का, ठीक।
तो ये दोनों मिल गए। अब आपसे इसकी मदद से ये एसी निकाल सकते हैं इस वाली दीवार में। ये दीवार थी, इसमें आप यहां से यहां पहुंचे हैं, एक तो आप ऊपर चल लिए, एक इधर चल लिए, यानी कि आप ए से बी चल लिए और बी से सी चल लिए, तो आप डायरेक्टली ए से सी निकाल सकते हैं। तो ये गौर कीजिए कि ए सी का जो स्क्वायर होगा वो क्या होगा, ए बी के स्क्वायर प्लस बी सी के स्क्वायर के बराबर। क्यों, यहां पे भी तो देखो राइट एंगल ट्राइंगल ही बन रहा है ना, यहां और यहां देखो इसके बीच में एंगल ए बी और बी सी, देखो बी सी बाहर की तरफ है, ए बी ऊपर की तरफ है, तो इनके बीच में 90 एंगल हो गया कि नहीं हो गया, ये वाला ये एंगल 90 है। ठीक, तो ए सी का जो स्क्वायर आएगा वो आएगा आपका ए बी के स्क्वायर प्लस बी सी के स्क्वायर के बराबर। ठीक, अब सोचो ए बी कितना है, ए बी है माइनस, ए बी है आपके पास y माइनस जीरो, तो आप लिख सकते हैं ए सी का स्क्वायर इज इक्वल टू वाई माइनस जीरो का स्क्वायर प्लस बी सी कितना है आपके पास z माइनस जीरो का स्क्वायर है। ठीक, अब इसको वापस यहां ले आइए। ठीक है, तो ये हो गया x माइनस जीरो और ए सी कितना आया है आपके पास y माइनस जीरो का स्क्वायर प्लस z माइनस जीरो का स्क्वायर इज इक्वल टू ओ सी का स्क्वायर। तो सोचो ओ सी की वैल्यू क्या हो जाएगी, स्क्वायर है इधर लाके अंडर रूट लगा दो, तो सोचो क्या हो गया x माइनस जीरो का स्क्वायर y माइनस जीरो का स्क्वायर प्लस z माइनस जीरो का स्क्वायर का अंडर रूट। बोलो समझ आया कि नहीं। या फिर हम अगर इसको ऐसे लिखना चाहें तो हम लिखेंगे ओ सी का जो मैग्नीट्यूड आया है वो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर के बराबर आया है और पूरे पे क्या लगा हुआ है, अंडर रूट। तो सोच लीजिए क्या इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड यही आया है। कभी भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड कैसे निकालना चाहिए, फिर एक्स का स्क्वायर वाई का स्क्वायर जेड का, यानी आई जे के कैप के जो कोफिशिएंट हैं उनका स्क्वायर कीजिए और अंडर रूट लगा दीजिए, ये होता है मैग्नीट्यूड। ऐसे ही हमें नहीं रटना है, फील के साथ समझना है, 3D में ऐसे ही फील होता है। आप पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, कुछ खास बातें इसमें और बताऊंगा तो आपको और ढंग से समझ में आ जाएंगी चीजें। ठीक, एक बार इसको फिर से रिवाइंड करके प्रॉपर देख लीजिए, 2 बार में, एक बार आप कमरे में बैठ के इमेजिन कर लीजिए। बस अगर आप इसको समझ गए तो वेक्टर और 3D दोनों बड़े बढ़िया से एक साथ समझ पाएंगे और साथ ही साथ सारी चीजों को इमेजिन भी कर पाएंगे। चलो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे बढ़ते हैं। तो सेम क्यूब को ही आपके सामने रख रहा हूं कुछ और ढंग से चीजों को समझाने के लिए, लेकिन मैं क्या करता हूं बच्चों कि ये वाला जो पॉइंट था ना आपका, वो ओरिजिन लिया था, अब की बार मैं ओरिजिन नहीं लेता, मैं इसको किसी भी जनरल जगह पे बनाता हूं। ये आपकी वाई एक्सिस बना ले रहा हूं, ये एक्स एक्सिस समझ लीजिए और इधर बाहर की तरफ जेड एक्सिस समझ, ये बीच में क्यूब कहीं टंगा हुआ है, ऐसे जेड है, इधर एक्स है और इधर ऐसे ऊपर की तरफ वाई है। अब ध्यान देते चलना बच्चों, अगर मान लीजिए ये पहली बार x1, y1, z1 पर होता, तो चलो मैं इधर लिखते चलता हूं, मान लीजिए o के कोऑर्डिनेट होते x1, y1, z1। ठीक है बच्चों जी। अब समझिए, अगर आप देखो एक और बात मैं बता दूं कि यहां तक जो डिस्टेंस है OA, तो उसमें मान लीजिए अगर मैं यहां से A पर पहुंच जाता हूं तो मैं किधर चला हूं, सिर्फ और सिर्फ x। पहले मैं आपको बता चुका हूं, इधर की तरफ आगे की तरफ चलना x, बाहर की तरफ चलना z, ऊपर की तरफ चलना y। ठीक है, तो ये कोऑर्डिनेट मैं यहाँ आपके सामने अभी मिटाई दे रहा हूँ, फिर दोबारा हर एक पॉइंट के कोऑर्डिनेट आपके सामने लिखना चाह रहा हूँ। तो सिर्फ और सिर्फ मैं अगर a की तरफ चलूं तो मैं लिखूंगा a की कोऑर्डिनेट x1 की जगह पर x2 हो जाएगा और y1 और z1 में मैं कोई बदलाव नहीं किया है। अब सोचो अगर मैं ऊपर की तरफ चला हूं b, तो सोचो अब b वाले के कोऑर्डिनेट लिखूं तो x2 ही रहेगा, y में और बदलाव कर दिया तो ये हो गए y2 और z1 में अभी कोई बदलाव नहीं हुआ है। ऐसे ही अगर c वाले के कोऑर्डिनेट लिखना चाहूं तो देखो आगे भी चल लिया, ऊपर भी चल लिया, अब बाहर की तरफ चल लूं तो बाहर की तरफ चलने पर ये x2 और ये y2 हो गया, y में भी बदलाव, और ये हो गया z2। ठीक, तो ये आपके पास 4 कोऑर्डिनेट लिख गए। अब g की तरफ चला तो मैंने ना तो x बदला ना तो z बदला, ऊपर ही की तरफ चला हूं तो g के कोऑर्डिनेट लिखना चाहूंगा, x1 नहीं बदला, y बदला है यानी कि y2 और z बदला है यानी कि z नहीं बदला, ऊपर की तरफ चला हूं तो z नहीं बदला, तो ये z1 ही रहने दिया। ठीक, अब f की तरफ मैं बाहर की तरफ भी आ गया हूं तो f के कोऑर्डिनेट लिखना चाहूंगा, x नहीं बदला, y बदल गया है और z भी बदल गया है, तो ये हो गया बच्चों आपके सामने z2। अब ऐसे ही c के कोऑर्डिनेट लिख गए, e के और लिख लेते हैं। ठीक, e के लिखेंगे तो आप ये गौर कर लीजिए, e में सिर्फ और सिर्फ मैं बाहर की तरफ चला हूं तो x1 नहीं बदला, y1 नहीं बदला, और क्या बदल गया है बच्चों, z1 बदल गया है और z1 बदल के z2 हो गया है। ठीक, अब सोचिए d के कोऑर्डिनेट लिखना चाहूं तो d में कौन बदल गया है, x बदल गया है और z बदल गया है, और d के कोऑर्डिनेट हो जाएंगे x2, y1 और z2। ठीक, तो ये आपके पास सारे के सारे कोऑर्डिनेट हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। सोचो फिर से आपको अगर ये AC निकालना हुआ, कैसे निकालेंगे, तो आपको मैंने पहले ही बताया हुआ है, अगर ये OC आपसे पूछा जाए, ये OC, तो OC की आपको मालूम है कि ये राइट एंगल ट्राइंगल की हाइपोटेन्यूज है, पहले ही बता चुका हूं। तो OC को क्या लिखने वाले हो आप, OA का स्क्वायर प्लस
ऐसे ही AC का स्क्वायर। ठीक, पाइथागोरस थ्योरम लगाई। ऐसे ही सोचो यहां पर भी एक राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है, तो इसके बीच में आप ये कैसे कैसे पाइथागोरस थ्योरम लगाओगे, यहां कैसे लगाओगे आप, देखो ये तो ये क्या है, हाइपोटेनियस। तो आप लिखेंगे AC का स्क्वायर इज इक्वल टू AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। अब गौर कर लीजिए, AB कैसे निकालोगे, B में से A घटा करके। सोचो B में से A घटाओ तो x2 में से x2 घटा 0, y2 माइनस y1 बचेगा सिर्फ। तो ये हो जाएंगे AB के AB अगर आप लिखना चाहोगे तो x2 में से x2 0, z1 में से z1 0, तो सिर्फ और सिर्फ क्या बचा बच्चों, y2 माइनस y1, यानी कि AB आपका हो गया y2 माइनस y1 का स्क्वायर। ठीक है, यहां से यहां तक का y का डिफरेंस आया है a से लेके b तक, यानी कि देखो वैसे भी समझ लो, अगर यहाँ पे o है यहाँ पे a है तो आप ऊपर की तरफ पहुंच गए हैं, और ऊपर की तरफ पहुंच गए हैं तो सिर्फ क्या बदला है, y, तो इनके बीच का डिफरेंस ही तो डिस्टेंस होगा। तो मैंने लिख लिया y2 माइनस y1, यानी कि पहले आप y की कुछ कोऑर्डिनेट पर थे, जैसे मान लो पहले 2 पे थे, आप 5 पे पहुंच गए हो, तो आप कितने चले हो, 3, तो इसीलिए तो मैं पहले कुछ पे था तो वहां से y2 पे पहुंच गया हूं, तो मैंने डिफरेंस लिख दिया y2 माइनस y1 और इसका स्क्वायर। अब सोचो bc, यानी b से मैं c आगे आ गया हूं, तो ठीक है, देखो अब B में और C में देख लीजिए, X नहीं बदला, Y नहीं बदला, Z बदला है, तो आप इसको लिख सकते हैं Z2 माइनस Z1 का स्क्वायर इज इक्वल टू AC का स्क्वायर। ठीक, अब सोचिए OA और मिल जाए, OA में क्या बदला है बच्चों, यहां देख लीजिए, OA में Y नहीं बदला, Z नहीं बदला, सिर्फ X बदला है, यानी कि X1 से X2 पहुंच गए हैं, तो आप लिखेंगे X2 माइनस X1 का स्क्वायर प्लस ऐसे ही AC लिख जाएगा आपका y2 माइनस y1 का स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 का स्क्वायर, और ये है आपका OC का स्क्वायर। तो OC के बारे में आप लिख सकते हैं अंडर रूट ऑफ x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 का स्क्वायर, और पूरे का लग गया अंडर रूट। इसी को डिस्टेंस फॉर्मूला भी कहते हैं 3D की भाषा में। अब सोच लीजिए अगर ये वेक्टर होता, कौन सा, OC, तो आप कैसे निकालते, आपको मालूम है C के कोऑर्डिनेट क्या है, x2 y2 z2, और O के क्या है, x1 y1 z1। तो आप अगर OC वेक्टर लिखना चाहें तो मैंने आपको पहले ही कहा है हेड में से टेल घटाइए, तो C में से A घटाओ, यानी ये हो जाएगा x2 माइनस x1 का i कैप प्लस y2 माइनस y1 j कैप और प्लस z2 माइनस z1 k कैप। ठीक, हेड में से टेल घटा करके वेक्टर के रूप में लिखना चाहो, सोचो कि इनके स्क्वायर करके अंडर रूट करके ही तो मैग्नीट्यूड मिल रहा है, तो देखो वेक्टर का मैग्नीट्यूड लिख पाए कि नहीं लिख पाए। अब अगर आपसे कहा जाए यूनिट वेक्टर लिखो, तो ये जो आया है ना वेक्टर, इसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दो। ठीक, ये मैग्नीट्यूड है, अगर पूरी इक्वेशन को इससे डिवाइड कर दूं, देखो इसको सारी जगह डिवाइड कर देना, आई में अलग डिवाइड कर देना, इस पूरी वैल्यू को मैं मान लेता हूं थोड़ी देर के लिए x मान लूं। ठीक, तो आप क्या लिखेंगे, OC वेक्टर की वैल्यू x2 माइनस x1 डिवाइडेड बाई x i कैप प्लस ऐसे ही y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाई x j कैप प्लस z2 माइनस z1 डिवाइडेड बाई x और k कैप। ठीक, ऐसे आप लिखेंगे। x मतलब इतनी बड़ी, ये छोटे बोर्ड में बन नहीं पा रही है, इसीलिए आप यूनिट वेक्टर भी लिख पाएंगे। किसी भी वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दो तो ये हो गया यूनिट वेक्टर, और उसको कैप के रूप में लिखते हैं। तो देखो यूनिट वेक्टर लिखना आ गया, वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालना आ गया, 3D में डिस्टेंस फॉर्मूला आ गया। अगर आप एनसीईआरटी की किताब करेंगे 11th के मैथमेटिक्स की, तो यहाँ से 11.2 11.1 दो एक्सरसाइज तो मैथमेटिक्स में निपट जाएंगी आपकी, इतने छोटे से ही। ठीक, थोड़ी सी देर की वीडियो है, 20-25 मिनट में आपका ये 3D वाला मैथमेटिक्स वाला भाग भी हो रहा है, और वेक्टर भी 12th के मैथ्स में भी हो रहा है, फिजिक्स में भी काफी सारा फील होगा कि डिस्टेंस फॉर्मूला ऐसे लगाते हैं, मैग्नीट्यूड ऐसे निकालते हैं, रिजल्टेंट ये आप चाहो तो अगर इस वेक्टर का ये एंगल लिखना चाहो तो आप ये एंगल भी लिख सकते हैं, और इस OA के साथ इसने कितना एंगल बनाया है रिजल्टेंट के साथ, ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन जानना चाहो तो वो भी लग रहा है, देखो OA प्लस BC इक्वल टू AC OC। ठीक, ये ट्राइंगल लॉ इस प्रकार से वैलिड हो जाएगा। आप यहाँ से लेके यहाँ तक का स्क्वायर बराबर ये मैग्नीट्यूड भी निकाल सकते हैं। अगर ये एंगल लिखना चाहें कि OC ने एंगल कितना बनाया है, तो ये परपेंडिकुलर अपॉन बेस आप लिख सकते हैं tan अल्फा की वैल्यू। tan अल्फा की वैल्यू क्या हो जाएगी बच्चों, CA, और CA कितना है बच्चों, AC है ये वैल्यू। ठीक है, इसका अंडर रूट कर दीजिए। ठीक, तो इसको लिखेंगे आप अंडर रूट ऑफ, थोड़ी जगह कम है यहाँ पे, आपको छोटी जैसी जगह में लिखता हूँ, y2 माइनस y1 का स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 का स्क्वायर, और पूरे का लगा है अंडर रूट, तो ये परपेंडिकुलर हो गया, और ये बेस कितना है आपका x2 माइनस x1। ठीक, अगर ऐसे करके लिखना चाहो तो आपने ये OA वेक्टर का OC वेक्टर के साथ एंगल भी बता दिया, यानी कि OC वेक्टर कितना एंगल बना रहा है OA के साथ
वो भी आपने बता दिया। रिजल्टेंट, तो ये वेक्टर के रूप में आप चीजों को रिलेट कर सकते हैं। मैंने इसको वेक्टर से अलग पढ़ाया है, बीच में इसको वेक्टर नंबर 4 के नाम से अभी अपलोड करने वाला हूं। अब आप ये समझ लीजिए, अगर आपने इसको कंप्लीट किया है ढंग से, तो आप मैथमेटिक्स का वेक्टर उठा के देख लीजिए, वो भी तुम्हें अच्छे से आ रहा होगा। आप मैथमेटिक्स का 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री उठा के देख लीजिए, वो भी अच्छे से आ रहा होगा। मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं वेक्टर में, ये भी चीजें आप रिलेट कर पाएंगे आसानी के साथ। ठीक, तो ये वीडियो छोटी सी मैंने इतनी यही बना करके समाप्त करना चाहता हूं। आप आगे इसको समझते चलें, ठीक, प्रॉपर नोट्स बनाते रहें। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।